जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो सो गाइस, चलिए आज हम अपना सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, या हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। हम लोग जो है पिछले कई क्लासों से 2-3 लेक्चर्स है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट के ऊपर किए हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और रेनबो के फॉर्मेशन के लिए हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले रेनबो के फॉर्मेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल एंगल। क्या, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए हमको क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल में क्या पढ़ना है, एक TIR टॉपिक है। अब TIR का मतलब क्या होता है, तो TIR का मतलब होता है, तो ध्यान से देखिएगा, T का मतलब होता है टोटल, T का मतलब टोटल, I का मतलब इंटरनल, T का मतलब टोटल, I का मतलब इंटरनल, और अगर हम बात करें R, तो R का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हालांकि अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल हालांकि हमारा 10th का टॉपिक नहीं है, ये क्लास 12th का टॉपिक है, बट रेनबो के फॉर्मेशन के लिए हमको TIR यानी कि क्रिटिकल एंगल जानना पड़ेगा, और इसी क्रिटिकल एंगल में हमको TIR की जरूरत है। ठीक है, अच्छा चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, हम जो है आपको टाइम को बचाते हुए फिगर को बना दिए हैं पहले। ठीक है, तो आपको ये जो फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, आपको ये समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा कि फिगर कह क्या रहा है, बट हम कोशिश कर सकते हैं आपको समझाने के तरह, ठीक है, समझाने की, और आशा करते हैं कि आपको जो है ये फिगर पूरी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इस फिगर को। ठीक है, और इस फिगर को समझने के लिए हमको जो है कुछ पॉइंटों को समझना है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये आपको ब्लू कलर का एक बॉर्डर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। क्या, ये ब्लू कलर का एक बॉर्डर दिख रहा हो, ये बॉर्डर कुछ नहीं है, ये बॉर्डर एक इंटरफेस है। क्या है, एक इंटरफेस है। ये ब्लू कलर का जो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा बोर्ड पे बना हुआ, ये ब्लू कलर का जो बॉर्डर है वो कुछ नहीं है। क्या है, ये इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है, एयर एंड वाटर का इंटरफेस है। एयर एंड वाटर का इंटरफेस है। किसका इंटरफेस है, एयर एंड वाटर का। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है, इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या है, पानी पानी पानी। आज ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, क्या हम बोले, ये जो है, क्या हम बोले, ये ब्लू कलर का जो बॉर्डर है, इस ब्लू कलर के बॉर्डर के जो नीचे वाला पार्ट है वो है वाटर। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, एयर। तो एयर को हम लोग कहते हैं रेरर मीडियम। एयर को हम लोग क्या कहते हैं, रेरर मीडियम, और वाटर को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, डेंसर मीडियम। तो ये हमारा है डेंसर मीडियम, और ये है हमारा ऊपर रेरर मीडियम। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, एयर क्या है, रेरर मीडियम, वाटर डेंसर, एयर रेरर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ब्लू लाइन के ऊपर जितने सारे हैं ये एयर का मीडियम है। ये ब्लू लाइन का अपर पार्ट जो है ये सब क्या है, ये सब जो है एयर का मीडियम है।
और ब्लू लाइन के नीचे जितना भी है ये सब किसका है, तो नीचे जितना है ये सब डेंसर है, ठीक है, यानी कि वाटर का मीडियम है, इसका मतलब डेंसर मीडियम है। इस वाटर के अंदर क्या हम किए, इस वाटर के अंदर एक वाटर प्रूफ इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा दिए, एक वाटर प्रूफ इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा दिए। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे हम बता देते हैं, ये क्या है, बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब। वाटर के अंदर एक जो है वाटर प्रूफ इलेक्ट्रिकल बल्ब है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसमें पानी, जिस बल्ब को पानी से कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है। अब देखो, अब बॉल है तो भाई इस ग्लो करेगा ही करेगा, बल्ब है तो ग्लो करेगा ही करेगा। अब बात समझ में, होता क्या है क्रिटिकल एंगल में, जब वाटर के अंदर यानी डेंसर मीडियम के अंदर ये बल्ब जब ग्लो करेगा तो अपने रोशनी को सभी डायरेक्शन में क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है, अपने लाइट को जो है अपने चारों तरफ, मतलब पूरे ऑल पार्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर में जितने सारे स्पेस है, वाटर जहां जहां वाटर है इन सब जगहों पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इन सब जगह पे रोशनी फैलाएगा। तो आपको ये जो कुछ लाइनें दिख रही होगी स्टूडेंट, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये रेयर मीडियम है, ब्लू लाइट के ऊपर वाला, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, डेंसर, यानी ये सब क्या है, ये सब हमारा जो है वाटर है, ठीक है, ये सब क्या है हमारा, ये सब जो है नीचे ये सब हमारा वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, ये जब है ये सब वाटर है, ये सब क्या है, वाटर है, यानी कि नीचे वाला पार्ट क्या है, वाटर है। चलिए आपको बना के भी दिखा दिए वाटर, यानी नीचे वाला पार्ट क्या है, वाटर, ऊपर वाला पार्ट क्या है, एयर। अब देखिए, जब हम जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन करेंगे तो जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा तो अपने लाइट को पूरे वाटर में फैला देगा, जिसमें से ये पहला लाइट आपको दिख रहा होगा ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये पहला लाइट दिख रहा होगा इस तरह से ऊपर जाते हुए, ये क्या कर रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को हम बताए हुए हैं, ठीक है, और अगर आप लोग जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो लाइट रे होता है, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तब क्या होता है, तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर नहीं जाता है, नॉर्मल के पास जाता है, यानी कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तब लाइट रे जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है, यानी कि नॉर्मल के तरफ हो जाता है। बट लाइट रे रेयर मीडियम से, सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है तब क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता है। तो ये जितने लाइट रे है वो सब जो है रेयर से, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रहा है। ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम, ऊपर में सॉरी डेंसर मीडियम, ऊपर में क्या है, रेयर मीडियम। तो जितने लाइट रे हैं ये सब डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा कुछ पॉइंट होगा, हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए, इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन किए, यहाँ से क्या हुआ, हमारा लाइट रे निकलना शुरू किया। अब पहला लाइट रे जो है, अच्छा नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा सरफेस इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो इंटरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल है, और ये जो पहला लाइट रे है वो क्या है, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाते हुए निकल जा रहा है। पहला लाइट रे क्या हुआ,
नॉर्मल के साथ 0 डिग्री के एंगल बनाते हुए निकल गया है, नॉर्मल के साथ। ठीक है, दूसरा, जब दूसरा लाइट रे कुछ एंगल से पास किया, मतलब कुछ क्या किया, एंगल से पास किया, नॉर्मल के साथ जब इंसिडेंट आई बना के गया, तो जब ये डेंसर से रेयर में गया तो नॉर्मल से क्या हुआ, दूर चला गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता है। तो ये जो एंगल है वो क्या है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने क्या किया, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब इंक्रीज किया तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थर्ड लाइट रे जब आ रहा था तो इसको थोड़ा सा और हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और हम बड़ा कर दिए। तो देखे क्या कि जो हमारा, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होगा। तो हम देखे क्या, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो और बढ़ गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या रहा, बढ़ रहा। एक समय ऐसा आया कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिए ज्यादा, तब जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना लिया, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, और जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, जब ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, कौन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तब क्या होगा, तब होगा क्या, तब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, तब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तब हम बोलेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, अगर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ, अगर रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का जब एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कब क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल तभी कहलाएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तब हम बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। कोई दिक्कत, अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इन्होंने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना लिया, 90 डिग्री के, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम क्या हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ना कह के क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब क्या किए, क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिए। तो जब थोड़ा और बढ़ा दिए तो जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो पूरी तरह से वाटर के अंदर में रिफ्लेक्ट कर गया, यानी अब जो है लाइट रे का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अब जो है लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारा टोटल ये जो है आर जो ये दिख रहा है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये आर क्या है, तो ये आर जो है ये रिफ्रैक्शन है। क्या है, रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है। ये आर क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्यों, क्योंकि अब जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वाटर के अंदर, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बाद जब हमारा इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस
जब वो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो लाइट रे है वो टोटल का टोटल किसमें इंटर कर जाएगा, वाटर में। और यहाँ पे जितने सारे लाइट रे हमने दिए हैं ये सभी लाइट रे जो है क्या हो गए, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया। कहाँ रिफ्लेक्ट किया है, वाटर के अंदर, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। और कैसा, तो टोटल के टोटल लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट कर गया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी तरह से किसमें होता है, तो इसी तरह से रेनबो में भी होता है, इसी तरह से रेनबो में भी होता है। और यही क्या है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां से आप समझिएगा बातों को, क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां से बात अगर हम समझे तो क्या कह रहा है हमारा, तो अगर हम बातों को देखें तो हमारा कह रहा पहला कि when the angle of reflection, when the angle of refraction, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, कहाँ, रेयर मीडियम में, ये क्या है, ये हमारा रेयर मीडियम है जी, ये क्या है, रेयर मीडियम है, या इसी को हम लोग एयर भी बोल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, when the angle of refraction, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, किसमें, रेयर मीडियम में या एयर में, इज 90 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल बना लेगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम या वाटर, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर मीडियम में या वाटर में, वही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना ले, तो नॉर्मल के साथ अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना ले, कौन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तब हम बोलेंगे डेंसर मीडियम में जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि when the angle of refraction, when the angle of refraction, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, किस मीडियम में, रेयर मीडियम में या एयर में, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना डिग्री का एंगल बना ले, 90 डिग्री का, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर या डेंसर मीडियम में जो बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल के बाद अब देखो कंडीशंस फॉर TIR, मतलब कि TIR होने का कंडीशन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन को मानना पड़ेगा, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला, द रे ऑफ लाइट शुड ट्रेवल, जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे पहले ट्रेवल करना चाहिए थ्रू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इनटू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए पहला काम जो होगा वो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। TIR होने का पहला कारण, TIR होने का पहला कारण है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का पहला कारण है कि जो लाइट रे होना चाहिए वो कहां से, तो डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, डेंसर से रेयर में। तब ये होगा का, तभी ही होगा हमारा
क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारा लाइट रे, ठीक है, लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से यानी वाटर से कहां जाना चाहिए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा, तभी हम बोलेंगे यहाँ क्या होगा, TIR होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए देन क्रिटिकल एंगल से, यानी ये है क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा और एंगल बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोले, ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल कब हुआ, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का एंगल बनाया किसके साथ, नॉर्मल के साथ, तब हम बोले कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में या वाटर में वो क्या है, क्रिटिकल एंगल है। लेकिन हम क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, यानी ये क्रिटिकल एंगल है, हमने क्या किया, इससे थोड़ा और इंक्रीज कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तभी क्या होगा, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां वही कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, शुड बी, ये जरूरी ही है, ये जरूरी ही है कि वो ग्रेटर देन होगा, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल में शॉर्टकट में लिखते हैं I और नीचे C, इसको कहते हैं क्रिटिकल, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कब होगा, तो क्रिटिकल एंगल होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको जरूरी है कि वो क्या बोले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एकदम फिक्स है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, यानी इससे ये बड़ा होगा, तभी क्या होगा, टोटल के टोटल लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए, और ये कब होगा, तो दो मीडियम में होगा, किसके लिए, दो मीडियम के लिए। तो यही क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सेम चीज होता है रेनबो के फॉर्मेशन में, यानी कि जब हम रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं तो सेम चीज यही क्या होता है, अप्लाई किया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए नहीं, तो चलिए आइए हम जो है इसको हटाकर, अगर आपको TIR समझ में आ गया तो चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, रेनबो का फॉर्मेशन। हमने देखा कैसे क्रिटिकल एंगल बनता है, ठीक है, कैसे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन होता है, TIR का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन। अब कुछ नहीं है, रेनबो का फॉर्मेशन सिंपल है। जिस तरह से रेनबो के फॉर्मेशन के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, क्या, रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, और डिस्पर्शन। अगर ये तीन चीज हो गया तो समझो क्या हो गया, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से आप समझिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो जो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। यानी रेनबो में जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे स्पेक्ट्रम किसको कहते थे, तो वो जो 7 कलर का बंडल था, बैंड था, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते थे। तो यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं वो 7 कलर का बैंड, ठीक है, बैंड वो किसके द्वारा बन रहा है, नेचर के द्वारा बन रहा है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश में जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप बच जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो रेन ड्रॉप होते हैं
वो छोटे छोटे रेन ड्रॉप से क्या होता है, सनलाइट का डिस्पर्शन होता है। और जब सनलाइट का जब डिस्पर्शन होता है किसके थ्रू, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तब क्या होता है, वो जो है डिस्पर्स कर जाता है। जो सनलाइट है वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है और वो 7 स्पेक्ट्रम कलर में स्प्लिट कर जाता है और यहीं से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। यानी कि बारिश के बाद जो बारिश के बूंदे प्रेजेंट होते हैं स्काई में, उस स्काई में जो बारिश के बूंदे प्रेजेंट होते हैं उसी से क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया जाता है। सनलाइट यानी ये नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, तो अपीयरिंग इन द स्काई, स्काई में, आकाश में बनाया जाता है। कब बनता है, तो आफ्टर ए रेन शावर, यानी कि बारिश होने के बाद जो बारिश के बूंदे बजते हैं एटमॉस्फेयर में, उसी के साथ सनलाइट का क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, ठीक है, जिसके कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आगे ये किस कारण से होता है, तो इट इज काउज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, यानी जो है सनलाइट का डिस्पर्शन होता है जिसके कारण रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कब, तो जब बारिश हो जाता है तो बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं और उसी वाटर ड्रॉपलेट से सनलाइट का क्या होता है, सनलाइट का डिस्पर्शन होता है बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। किसके साथ, क्या कहता है, इट इज काउज्ड, रेनबो का फॉर्मेशन किसके कारण से होता है, तो इट इज काउज्ड किसके कारण से, तो बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के कारण से होता है। किसके द्वारा जो है सनलाइट का डिस्पर्शन होता है, तो बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ सनलाइट का क्या होता है, डिस्पर्शन। जैसे देख सकते हैं ये क्या है, एक रेन ड्रॉप है, ये जो गोल है ये क्या है, गोला जो है, ठीक है, वो एक स्मॉल रेन ड्रॉप है। बारिश हो चुकी है और यहाँ से सनलाइट जब निकली तो ये क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ ये जो सनलाइट है या व्हाइट लाइट है इसका डिस्पर्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्पर्शन हो गया। इसी वजह से यहाँ पे रेनबो का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो रेनबो के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स। और वाटर ड्रॉपलेट्स कब आएगा, जब बारिश होगा और बारिश होने के बाद जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स बचेंगे उससे के साथ क्या होगा, सनलाइट का डिस्पर्शन होगा। ठीक, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड। रेनबो जो होता है हमेशा कहाँ बनता है, तो इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रेनबो का फॉर्मेशन यानी कि किस डायरेक्शन में होता है। तो रेनबो के फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा सन के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी सन के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर सन ये है तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो क्या कहता है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म। रेनबो कब बनता है या किस डायरेक्शन में बनता है, तो हमेशा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिएगा, कहता है द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म। यानी कि जिस तरह से व्हाइट लाइट को हम पास कराते थे एक प्रिज्म के थ्रू, तो जो व्हाइट लाइट था वो 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में स्प्लिट कर जाता था और डिस्पर्शन हो जाता था किसका, सनलाइट का। तो यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, इसका मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या रेन ड्रॉपलेट्स है ये किसके तरह एक्ट कर रहा है,
तो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह, किसके तरह? एक स्मॉल प्रिज्म की तरह ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये एक्ट कर रहा है किसके तरह? तो एक छोटे से स्मॉल प्रिज्म की तरह। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स, जिससे जैसे ही ये सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे टकराया, इंटर किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। तो कहता है दे रिफ्रैक्ट, वो क्या कर गया? रिफ्लेक्ट कर गया। और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया? इसका डिस्पर्शन हो गया। क्या हो गया? एंड डिस्पर्स, और जो है डिस्पर्स कर गया द इंसिडेंट सनलाइट। और कौन ऐसा हो गया? तो ये जो सनलाइट यानी इंसिडेंट सनलाइट है वही। जब इंसिडेंट सनलाइट आया, वाटर ड्रॉपलेट पे जब इंटर किया तो रिफ्रैक्शन हुआ। क्यों रिफ्रैक्शन हुआ? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। ये रेयर मीडियम था और वाटर ड्रॉपलेट डेंसर मीडियम है, जिसके कारण से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का। उसके बाद क्या हुआ? ये जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक स्मॉल प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये सनलाइट या व्हाइट लाइट का क्या हो गया? डिस्पर्शन हो गया। और हम अभी बताएं कि वाटर हो या वाटर ड्रॉपलेट हो, उसके अंदर टोटली के टोटली जो लाइट रे है या कलर है, डिस्पर्शन या स्पेक्ट्रम कलर है, वो क्या कर गया? टोटली रिफ्लेक्ट कर गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कहने का मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जितने सारे कलर का स्पेक्ट्रम है वो सभी के सभी क्या कर गए? रिफ्लेक्ट कर गए। क्या कर गए? रिफ्लेक्ट कर गए। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। टोटल कलर का क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो। कहाँ हो गया? तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में हो गया, इंटरनल। तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या जनरली इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गया। उसके बाद जब ये रेनबो का फॉर्मेशन करके बाहर यानी रिफ्लेक्ट होके जब ये बाहर आ रहा था, तो ये वाटर ड्रॉपलेट डेंसर है और फिर से हमारा ये रेयर है। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलेगा तो दोबारा लाइट का क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। जितने सारे स्पेक्ट्रम कलर हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटर है तो डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है? एयर है तो रेयर मीडियम है। तो जिसके कारण क्या होगा? तो जिसके कारण यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और जब ये बाहर आ जाएगा तो हमारे आंखों को क्या दिखाई देगा? ये रेनबो का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। और ये जो ऊपर वाला ये जो लाइट है ये किस कलर का है? रेड कलर का है। और ये क्या है? वायलेट कलर का है। रेड कलर का है और वायलेट कलर का है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो सनलाइट है, इंसिडेंट सनलाइट, ये जो इंसिडेंट सनलाइट है उसका क्या हो गया? सबसे पहले रिफ्लेक्टेड हो गया। रिफ्लेक्टेड के बाद क्या हुआ? और डिस्पर्स यानी डिस्पर्शन हो गया। और डिस्पर्शन होने के बाद 7 कलर का स्पेक्ट्रम बन गया। देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, तब क्या हुआ? ये टोटली के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्शन हुआ, उसके बाद टोटली के टोटली जो है वो क्या हो गया? इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया। क्या हो गया? इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गया एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनली रिफ्लेक्टेड, और 2 बार रिफ्रैक्टेड 2 बार हुआ, पहला और चौथा। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन, फिर इंटरनली रिफ्लेक्टेड, फिर रिफ्रैक्टेड, उसके बाद फाइनली बाद में जो है रेनबो का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर कहता है एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड, ठीक है, इट अगेन, और दोबारा फिर से क्या किया? ये अगेन रिफ्रैक्ट कर गया। पहले किया था, दोबारा लास्ट में किया। ठीक है, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनड्रॉप, और जब यह
सातों कलर का स्पेक्ट्रम रेन ड्रॉप से बाहर आया, जब कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जब ये सभी कलर रेन ड्रॉप से बाहर आया, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्व आई, और हमारे आंखों पर क्या हुआ, ये जो है पहुंचा, यानी कि कैसे और किसका फॉर्मेशन कर दिया, रेनबो का फॉर्मेशन कर दिया। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा रेनबो का फॉर्मेशन किस किस वजह से होता है, तो बोलिएगा रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है सबसे पहले डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट या डिस्पर्शन बोल सकते हैं, दूसरा रिफ्रैक्टेड बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टेड, और तीसरा इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ये क्वेश्चन पूछेगा रेनबो का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड, इंटरनली रिफ्लेक्टेड के कारण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को लेकर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।